नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, गृह मंत्री अमित शाह की बेजोड़ चुनावी रणनीति, पूरी तरह से धराशायी विपक्ष के बावजूद बीजेपी ने अपने लिए 370 का ही लक्ष्य क्यों रखा है? 370 सीटों के पीछे का गणित क्या है? आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये बहुत ज्यादा नहीं है। दरअसल पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के लिए 370 महज एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि इसका सेंटिमेंटल कनेक्शन भी है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सेंटिमेंट को भुनाने पर जोर दिया गया है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद बीजेपी के रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह एक एक सीट पर नजर टिकाए हुए हैं और ये बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने की गारंटी है। पेश है हमारी ये खास पेशकश, 24 की तैयारी, शाह सब पर भारी। बीजेपी की 370 का हिसाब। देश भर में बीजेपी का प्रभाव। एक एक सीट पर नजर। विपक्षी रणनीति पर असर। शाह की रणनीति बेजोड़। बूथ लेवल तक का प्लान। विपक्षी दल पूरी तरह परेशान। मोदी की गारंटी असरदार। अब की बार 400 पार। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति बेजोड़ है। शाह चुनावी रणनीति को बनाने में बूथ लेवल तक की किलेबंदी करने में माहिर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने न सिर्फ बूथ लेवल को सशक्त बनाने पर जोर दिया है, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए 300 जिलों में स्थापित कॉल सेंटर्स की संख्या 370 करने का निर्णय लिया गया है। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए हर रोज 40 लाख से ज्यादा लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। नए केंद्रों को जोड़कर इसे 50 लाख लोगों तक संपर्क साधने का लक्ष्य के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह बीजेपी की ऐसी किलेबंदी है जिसे भेद पाना विपक्ष के बूते की बात नहीं रह गई है। बीजेपी की मजबूत किलेबंदी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 की रणनीति पर अमल कर रही है। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से है और इसे हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने एक बड़े चुनावी घोषणा को पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार की जीत की गारंटी दी है, तो बीजेपी के लिए 370 का टारगेट तय कर रखा है। काबिले जिक्र है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जो लोकसभा की चुनावी रणनीति तय की है, उसमें हर बूथ पर 370 नए वोटरों को जोड़ने का प्लान बनाया गया है। बूथ मैनेजमेंट के माइक्रो प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। बूथ अध्यक्षों को पीएम मोदी के 370 सीटों के लक्ष्य को याद दिलाया जा रहा है। इसमें इससे ज्यादा वोटरों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और साथ ही उसका पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने के मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बेजोड़ है। लोकसभा की एक एक सीटों का हिसाब लगाया गया है और उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाई गई है।
जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए युवा, किसान, महिला और गरीब को आगे किया गया है और इसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस करने की रणनीति अपनाई गई है। ये वो रणनीति है जो विपक्ष के जातीय समीकरण को ध्वस्त करने में असरदार साबित हो सकता है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग इस मामले में लीक से हटकर है और बीजेपी ने देश की आबादी को महिला, युवा, किसान और गरीब इन 4 वर्गों के तौर पर पेश करके एक नया समीकरण तैयार किया है। ये देश की पूरी आबादी है और इसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का फोकस है। बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इस बुलंदी की एक वजह यह भी है कि पिछले चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। इस बार बीजेपी के पास पीएम मोदी की 10 साल की उपलब्धियों का सबसे बड़ा आधार है। बीजेपी को अपनी जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब 13% वोट शेयर को बढ़ाना जरूरी है और इस पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। बीजेपी ने जिस भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत की है और उसकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, उसमें यह मुश्किल भी दिखाई नहीं पड़ता है। वोट शेयर बढ़ाने पर जोर। 2024 के चुनाव में बीजेपी का तय लक्ष्य को हासिल करने को लेकर अपना कैलकुलेशन है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा। बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ रही है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेने का बीजेपी को भरोसा भी इसी के तहत है। 2009 के चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। – 2009 में 18.8% वोट शेयर के साथ बीजेपी 116 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में 31.34% वोट शेयर के साथ 282 सीटें जीतकर बीजेपी ने जरूरी 273 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। 2019 में 37.7% वोट शेयर के साथ बीजेपी 303 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर 1984 के बाद 2014 तक गिरता ही चला गया। 2019 में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा जरूर, लेकिन वो उसके लिए बहुत राहत देने वाला नहीं था। 0.2% की मामूली बढ़ोतरी हुई। बीजेपी का चुनावी गणित। बीजेपी को करीब 13% और एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। पिछले चुनावों में 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे, 31 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन 72 में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां 3 से 4% वोट स्विंग होने की स्थिति में पार्टी को लीड मिल सकती है। बीजेपी के पक्ष में इन सीटों पर वोट स्विंग करने पर गौर कर रही है। इसके साथ ही पहले की सीटों को बरकरार रखने पर फोकस्ड है। इस तरह से बीजेपी अपने 370 के लक्ष्य को आसानी से हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी को छोड़कर एनडीए के अन्य घटक दलों ने पिछले चुनाव में 49 सीटें जीती थी। एनडीए के अन्य घटक दलों का पिछले चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दें, तब भी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए बीजेपी साथ छोड़ गए पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने के साथ ही एक-एक सीट पर जनाधार वाले नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों में सशक्त बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपने विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है।
इसके लिए बाकायदा रीजनल पार्टियों को एनडीए में शामिल किया गया है, जिनका दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना प्रभाव है। गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा देने के साथ ही बीजेपी ने सनातन धर्म को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी की जमीन मजबूत हुई है और ये चुनावी नतीजों को बीजेपी के हक में करने में अहम साबित होने वाला है। दक्षिण भारतीय राज्यों पर नजर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के सभी 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना पार्टी के विस्तार की संभावनाओं पर गौर कर रही है। इन राज्यों में पूरे दमखम के साथ बीजेपी वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी है। कर्नाटक के बाद बीजेपी के लिए तेलंगाना का सबसे अधिक संभावनाओं वाला राज्य माना जाता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 2019 में 19.65% वोट शेयर के साथ 4 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदी बेल्ट में सैचुरेशन की स्थिति के कारण जो थोड़ा बहुत सीटों के नुकसान का खतरा है, उसे बीजेपी अपनी ठोस रणनीति से तेलंगाना जैसे राज्यों से कंपनसेट किए जाने के प्लान पर काम कर रही है। तेलंगाना में पिछड़ों की राजनीति में एक शून्य है। बीजेपी तेलंगाना में ओबीसी पॉलिटिक्स की धुरी बनने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का फोकस अर्बन, एसटी और ओबीसी पर है। तेलंगाना में 44% अर्बन एरिया है और बीजेपी की इमेज अर्बन पार्टी की रही है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 84 सीटें हैं और इसमें से वो करीब 2 दर्जन सीटों को अपने पक्ष में करना चाहती है। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई थी। लिहाजा इन तीनों राज्यों में खुद को सशक्त बनाना बीजेपी की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के जातीय समीकरण को साधने की कोशिशों के साथ ही पीएम मोदी के विकास कार्यों को लेकर अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के लिए एक एक सीट ही नहीं, एक एक मतदाता महत्वपूर्ण है। हर तबके और हर वर्ग तक पहुंचने की बीजेपी की रणनीति है और इसके लिए बाकायदा चौपाल कार्यक्रमों से लेकर डिजिटल प्रचार रथ को तैयार किया गया है। सेंट्रल और स्टेट लेवल की लीडरशिप की सभाओं के अलावा प्रचार अभियान को एक अलग लेवल तक ले जाने का निश्चय किया गया है ताकि कोई भी मतदाता बीजेपी की पहुंच से दूर न रहने पाए। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास की संकल्प शक्ति के प्रति दृढ़ संकल्पित है। बीजेपी का प्रचार अभियान। बीजेपी ने प्रचार अभियान के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उसे कई भागों में बांटा गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दलित समुदाय के बीच कई फेज में प्रचार होगा। प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को रणनीतिक तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति जा रही है। सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार रथ रवाना की जाएगी। डिजिटल स्क्रीन के साथ ये रथ लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देगा। प्रखंड स्तर पर चौपाल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर बीजेपी ग्रामीण मतदाताओं से भी सीधे संपर्क की योजना बना चुकी है। उज्ज्वला, मुफ्त राशन, किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर चुनाव प्रचार फोकस्ड रहेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की है। इसमें एक तरफ सरकार की उपलब्धियों, पीएम मोदी का चेहरा समेत विपक्ष को किसी भी तरह का राहत नहीं देने के लिए पूरा आरोप पत्र भी तैयार किया गया है। मकसद बेहद साफ है कि विपक्ष को किसी भी सूरत में बीजेपी पर हमलावर होने का मौका ही न दिया जाए। विपक्षी दलों की हालत पहले ही पस्त है। बीजेपी की चुनावी तैयारी इस तरह की है कि विपक्ष के लिए उसे भेद पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बावजूद बीजेपी विपक्षी दलों को हल्के में नहीं ले रही है। यही बीजेपी की चुनावी रणनीति को सशक्त भी बनाती है।
चुनावी रणनीति बनाने में शाह का कोई जोर नहीं है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। चुनावी नतीजे आने से पहले ही विपक्षी दलों में खलबली मची है और वो अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर उलझन में है। बीजेपी की 24 की तैयारी से विपक्ष में खलबली है। विपक्ष के पास ना तो पीएम मोदी जैसा कोई लोकप्रिय बड़ा चेहरा है और ना गृह मंत्री अमित शाह जैसा कोई सशक्त रणनीतिकार। इसके साथ ही बीजेपी पर आक्रामक होने का कोई ठोस मुद्दा तक नहीं है। इंडिया की बुनियाद को बीजेपी चुनाव से पहले ही हिला चुकी है और यही वजह है कि विपक्षी दलों में चुनावी नतीजों को लेकर पहले से ही एक निराशा का माहौल देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विपक्षी दलों के कमजोर होने के बावजूद बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कोताही नहीं बरत रही है। चुनावी नतीजों को बीजेपी के हक में करने में इसीलिए शाह का कोई सानी भी नहीं माना जाता है। 24 की तैयारी, शाह सब पर भारी के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।